ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, गोवा और उत्तराखंड में आज संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के मतदान पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुभाष गुप्ता, सागर अग्नि और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आज उत्तर प्रदेश में 55 सीटों के विधानसभा चुनाव में हुए मतदान के साथ साथ गोवा और उत्तराखंड की सभी सीटों पर मतदान हुआ और आज कार्यक्रम में विशेष रूप से हम गोवा और उत्तराखंड पर चर्चा कर रहे हैं। आज जो दिन भर मतदान हुआ उसके पूरे परिदृश्य पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से डॉक्टर सुभाष गुप्ता और गोवा से सागर अग्नि। ये दोनों हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं जो चर्चा में शामिल रहेंगे। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। गोवा जो कि 40 विधानसभा सीटों वाला राज्य है और यहाँ पर लगभग 11.5 लाख के आसपास यहाँ मतदाता हैं। तो कहने को तो गोवा एक तरह से भौगोलिक दृष्टि से और जनसांख्यिकी दृष्टि से एक छोटा राज्य कहा जा सकता है, लेकिन राजनीति में इसका बड़ा महत्व है। हम सागर जी आपसे समझना चाहेंगे कि जो आज इन 40 सीटों पर मतदान रहा उसका क्या परिदृश्य रहा, किस तरह से चुनाव आयोग की तैयारियां थी। तो आपने जो कहा कि गोवा एक इम्पोर्टेंट राजनीति के बारे में क्षेत्र रहा है, वो आपका बात बिल्कुल बराबर है। देश की राजनीति में भी गोवा को एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है और गोवा का पणजी कॉन्स्टिट्यूएंसी और मांद्रे और दक्षिण गोवा में कानकोण, ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें प्रेस्टिजियस मुकाबला हो रहा है, जो कि भाजपा विधायक के साथ उनके रिबेल्स भी थोड़े खड़े हैं और कांग्रेस पक्ष उनके साथ उनका सहयोगी पक्ष, ऐसा करके चुनाव में सब पार्टियां उतरी है। और गोवा में करीबन 11.5 लाख मतदाता, अभी 301 मतदार 40 विधानसभा सीट के लिए चुनाव में खड़े हैं। चुनाव आयोग ने तो पूरी तैयारी किया है, ईवीएम मशीन और इसको लेके पूरा इंतजाम किया हुआ है, सिक्योरिटी भी पूरा इंतजाम किया हुआ है। माना जाए तो ऐसा है कि गोवा में पहला भारतीय जनता पार्टी के साथ कई साल महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष का गठबंधन रहा था, लेकिन एक बार महाराष्ट्रवादी गोमंतक ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, लेकिन इस बार जो नई पार्टी बंगाल से आई है तृणमूल कांग्रेस, उनके साथ महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष भाजपा का साथ छोड़ के तृणमूल कांग्रेस के साथ गया है और गठबंधन से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस पक्ष, जो कि गोवा फॉरवर्ड के 2-3 विधायक लास्ट असेंबली में थे, कांग्रेस उनके साथ अपना भविष्य आजमा रही है। सागर जी, हमने देखा कि कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर जब चुनाव आयोग ने कुछ आवश्यक प्रतिबंध लगाए थे प्रचार पर, तो उसके बाद गोवा में सोशल मीडिया के जरिए पार्टियों ने प्रचार किया और खासा चर्चा में रहा कि किस तरह से गोवा में सोशल मीडिया के जरिए कैंपेनिंग हो रही है, शायद जो कि एक उदाहरण भी था अच्छा। और हमने आज भी देखा कि मतदान पूरा एक सही तरह से गोवा में संपन्न हुआ और मतदाता भी प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे थे और चुनाव आयोग के जो चुनाव अधिकारी थे और जो अन्य कर्मचारी थे उन्होंने भी कोविड प्रोटोकॉल्स को अच्छे से फॉलो किया। कुल मिलाकर आज का मतदान और पहले का प्रचार कोविड प्रोटोकॉल के नजरिए से कैसा रहा? कोविड प्रोटोकॉल के नजरिए में हम प्रचार का एनालिसिस किया तो मुझे लगता है कि इस बार कोविड का पूरा ख्याल, पूरा प्रोसीजर फॉलो करके ही सब पार्टियों ने अभी अपना प्रचार किया है। डिजिटल प्रचार के ऊपर ज्यादातर फोकस था सब पार्टी का और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप जैसे, फेसबुक जैसे माध्यम के अपने छोटे छोटे वीडियो बनाकर मतदाताओं का रिएक्शन लेके कांग्रेस ने क्या किया है, भाजपा ने क्या किया है, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष ने क्या किया है, इसका सब हर एक चुनाव क्षेत्र में, हर एक निर्दलीय क्षेत्र में हर एक पार्टी ने अपना अपना वीडियो करके मतदाताओं को भेजा है। और हम देख रहे हैं कि ऑटो रिक्शा के ऊपर वो डिजिटल स्क्रीन करके, डिजिटल स्क्रीन के ऊपर से पूरा जो डेवलपमेंट वर्क कांग्रेस ने किया है, भाजपा ने किया है, हर एक जो अपने विधायक ने किया है, उसका सबका वो अपना अपना डिजिटल स्क्रीन के ऊपर, रिक्शा के ऊपर डिजिटल स्क्रीन दिखा के हर एक चुनाव क्षेत्र में अपना प्रचार करने वाली हर एक पार्टी दिख रही थी, जो कि पब्लिक मीटिंग्स लास्ट एक 5-6 दिन में हुई है, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गोवा में थे, मापसा में बोडगेश्वर मंदिर जो बड़ा मैदान है वहां पे मोदी जी ने सभा संबोधित की थी। उसके बाद जेपी नड्डा भी गोवा में थे, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद जी किशन रेड्डी जो टूरिज्म मिनिस्टर है सेंट्रल के, वो भी थे। इधर से कांग्रेस में प्रियंका गांधी थे, राहुल गांधी थे। लेकिन इस बार पब्लिक मीटिंग्स तो वेरी लिमिटेड रहा था चुनाव, और ज्यादा प्रत्याशी ने डोर टू डोर कैंपेन के ऊपर भी ज्यादा फोकस दिया था। उत्तराखंड 13 जिलों का ऐसा राज्य जहां पर
पर्वतीय क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र हैं और कुल मिलाकर 70 विधानसभा सीटें हैं। तो आज इन सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ उत्तराखंड में। तो सुभाष जी, कैसे आप देखेंगे आज का जो मतदान रहा? चुनाव आयोग के समक्ष भी चुनौतियां होती हैं ऐसे दूर दराज के इलाकों में मतदान को संपन्न कराने की, और हमने देखा कि बखूबी व्यवस्थाओं को चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है पूरा, और लोग भी पहाड़ी क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में उत्तराखंड में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कुल मिलाकर कैसा रहा दिन? कमल जी, मतदान को लेकर बहुत उत्साह था। हालांकि ये उत्तराखंड ऐसा क्षेत्र है जहां कई जिलों में, काफी हिस्सों में बर्फ भी है। अब कुछ दिन पहले हिमपात हो चुका है, तो लोगों को पैदल भी चलना पड़ता है। काफी मतलब 3-4 किलोमीटर तक भी पैदल चलना था, लेकिन उत्साह बहुत था। सुबह मतदान शुरू होने से पहले ही मतदान केंद्रों पर ज्यादातर जगहों पर भीड़ लगने लगी थी, कतारें लग गई थी। और अगर हम देखें तो सीमावर्ती जिला उत्तरकाशी इस मामले में सबसे आगे चल रहा था। तो इलेक्शन कमीशन के लिए भी यहाँ व्यवस्थाएं करना काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। तो कोशिश की गई है कि पहाड़ पर लोगों को कम से कम मतदान के लिए पैदल चलना पड़े। तमाम चुनौतियों से निपटा गया है। डॉक्टर गुप्ता, 632 उम्मीदवार इस बार चुनाव मैदान में रहे, और ये तो 10 मार्च का दिन ही बताएगा कि चुनाव में मतदाताओं ने किसके भाग्य में वोट ज्यादा दिए हैं। लेकिन फिर भी आपसे एक विश्लेषण चाहूंगा कि जो इस बार प्रमुख सीटें रहीं या जो प्रमुख क्षेत्र रहे वो कौन से रहे? कमल जी, उत्तराखंड में जैसा आपने अभी बताया 632 सीटें थी। इनमें कुल मिलाकर 632 उम्मीदवार थे। इनमें कुल मिलाकर 63 महिला उम्मीदवार भी चुनाव में उतरी हुई थी। और उत्तराखंड की अगर प्रमुख सीटों की बात की जाए तो खटीमा इस टाइम हॉट सीट बना हुआ है। खटीमा से जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, पुष्कर सिंह धामी, चुनावी मुकाबले में हैं, और उनके मुकाबले सीधी टक्कर में भुवन चंद कापड़ी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दूसरे उम्मीदवार भी काफी शिद्दत के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास करवा रहे हैं। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लाल कुआं से चुनाव मैदान में है। लाल कुआं भी सीधी टक्कर वाली सीट बन गई है। हालांकि पार्टी के बागी की मौजूदगी इस मुकाबले को ज्यादा दिलचस्प बना रही है। इसी तरह प्रेमचंद अग्रवाल जो विधानसभा अध्यक्ष थे ऋषिकेश से चुनाव मुकाबले में है। कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष प्रीतम सिंह चक्राता सीट से हैं। अरविंद पांडे जो शिक्षा मंत्री वो गदरपुर से हैं। और आप चूंकि इस बार इस चुनाव में काफी तैयारियों के साथ आई है, काफी कोशिश भी की है, तो आपके जो मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार हैं कर्नल अजय कोठियाल, वो गंगोत्री सीट से चुनाव मुकाबले में है। तो हालांकि उत्तराखंड की एक परिपाटी सी रही है, अब तक ये रिवायत रही है कि जो सरकार में होता है अगली बार वो नहीं आता, वो दूसरी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी में ये होता रहा है। पर लगता है इस मिथक को तोड़ने के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी ने काफी मेहनत की है। प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आला नेता लगातार उत्तराखंड के दौरे करते रहे हैं, और उन्होंने मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसी तरह कांग्रेस के भी प्रमुख नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे नेता उत्तराखंड में लगातार माहौल को अपने पक्ष में बनाने की कवायद में जुटे रहे हैं। मतदाताओं को काफी सुविधाएं देने की घोषणाएं भी सब तरफ से की गई हैं। ऐसा ही आपकी तरफ से भी हुआ है। और उत्तराखंड क्रांति दल जो यहाँ का क्षेत्रीय दल है, इसने भी इस बार काफी मेहनत की है और अच्छे से चुनाव को लड़ा है। बहुजन समाज पार्टी भी अपनी उपस्थिति का एहसास कराने की कोशिश कर रही है, जो कि पिछले चुनाव में यहाँ उन्हें कोई सीट नहीं मिल पाई थी। हालांकि उससे पहले उनके पास आधा दर्जन से ज्यादा सीटें हुआ करती थी। 10 मार्च को प्रतीक्षा रहेगी कि उत्तराखंड और गोवा, इन दोनों राज्यों में क्या परिणाम आता है और कौन सा राजनीतिक दल सत्तारूढ़ होता है। आप दोनों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे गोवा और उत्तराखंड में आज संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के मतदान पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुभाष गुप्ता, सागर अग्नि और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।